आज आप हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में उसकी इंडस्ट्री पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि हम किसी न किसी रूप में पैसा जो है पैकेज देते हैं। उसमें 500 करोड़ रुपए से ऊपर की अगर इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगी तो उसको वो कस्टमाइज पैकेज दिया जाएगा और उसके साथ टर्म एंड कंडीशनों के साथ हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। इंडस्ट्री के साथ किसी न किसी तरीके से उनको हरास किया गया, किसी न किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग चलती रही। जब भी हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहीं पर बात करते हैं, कहीं स्टेटमेंट देते हैं, तो अगर उनकी बातों का मेन आइडिया निकाला जाए तो हर बार वो जो कहते हैं कि जो पिछली सरकार है उस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की संपदा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर जो ज़मीनें हैं वो कम पैसे पे दे दी। और आपके ध्यान में होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की थी और उस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से बहुत बड़े एमओयूज़ यहाँ पे हुए। लेकिन आपके ध्यान में ये भी होगा कि उसी समय एक कोरोना का दौर आया और उस दौर के कारण से वो रफ्तार कम हुई। तो ये सोचा गया कि इस रफ्तार को एक जैसा करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके का पैकेज जो है वो देना चाहिए। और हम लोगों ने वहाँ पर एक कस्टमाइज पैकेज, जो केवल और केवल ये प्रथा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, आज आप हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में उसकी इंडस्ट्री पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम किसी न किसी रूप में पैसा जो है पैकेज देते हैं। और वो पैकेज दिया, उस पैकेज को के लिए हमने 6 IAS ऑफिसर्स की कमेटी बनाई, वहाँ से वो पैकेज अप्रूव होता है। उसके बाद 3 मिनिस्टर्स और उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज, इनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है वो उस पैकेज को मंजूर करती है। और उसके बाद उसमें 500 करोड़ रुपए से ऊपर की अगर इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगी तो उसको वो कस्टमाइज पैकेज दिया जाएगा और उसके साथ टर्म एंड कंडीशनों के साथ हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस सरकार के आने के बाद लगातार यहाँ से इंडस्ट्री चली गई, यहाँ इंडस्ट्री के साथ किसी न किसी तरीके से उनको हरास किया गया, किसी न किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग चलती रही, जिसके कारण से जो इंडस्ट्री है यहाँ पर वो नहीं रुकी। और केवल ये रोना रोया गया कि जो पैकेज दिया गया उसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जिन प्रदेशों के अंदर 25 से 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, अभी ग्रीन एनर्जी की बात आएगी तो ग्रीन एनर्जी के अंदर ये आपको आपके ध्यान में रहे कि 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से बाकी प्रदेशों के अंदर वहाँ पे ग्रीन एनर्जी आए उसके लिए काम हो रहा है। हमने उस समय जो पैकेज जो लिए थे, हमने सेक्टर लिए थे, उसमें हमने एग्रीकल्चर का सेक्टर लिया था, हमने डिफेंस का सेक्टर लिया था, हमने फार्मास्यूटिकल का सेक्टर लिया था। और उन सेक्टरों के अंदर उस समय बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, बड़ी इंडस्ट्री आई। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तो रोजगार सृजन के लिए इस प्रकार के स्टेप उठाए, क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टर मीट हुई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा काम किया गया है जिसके कारण से इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आए? पिछले 3 वर्षों के अंदर बहुत कम समय के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हुई हैं। हमारे ज़माने में 30 या 40 दिन के बाद इंडस्ट्री का सिंगल विंडो क्लियरेंस होता था, लेकिन अब ये जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। आप भाषणों में सुनते हैं कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर में हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन जो ग्रीन एनर्जी का काम हमने उस समय किया है, आज की तारीख में भी सेक्रेटरी इंडस्ट्री वही है जो हमारे ज़माने में थे। अगर इनको ये लगता है कि उस समय कुछ टर्म एंड कंडीशन ठीक नहीं की गई तो इन 3 वर्षों के अंदर इन्होंने उस इंडस्ट्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, इन्होंने हमारे लिए किए हुए एक्शन के ऊपर किसी प्रकार की कोई रिफॉर्मेशन नहीं लाए। इसलिए केवल और केवल जनता का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं
और मैं तो ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इन्होंने तो केवल एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के ऊपर दया की है, उसका नाम मैंने पहले भी बड़ी बार बोला है, वरुण बीवरेज के नाम से। और उस वरुण बीवरेज के लिए इन्होंने एनजीएसटी के लिए को जो है 100% से बढ़ाकर 250% किया है, जो कि संभव ही नहीं है। और पिछले 3 वर्षों का एफर्ट्स जरूर पूछिए, अभी आपके पास बड़ा समय है, यहाँ आएंगे, इनसे पूछिए कि इन 3 वर्षों के अंदर किस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट जो स्टेट के अंदर आए, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है। मैं इंडस्ट्री के बारे में जो विषय था उसकी तरफ ध्यान इसलिए लाना चाहता था कि उस समय की सरकार ईमानदारी के साथ इस सारे विषय के ऊपर चली थी, लेकिन ये सरकार पिछले 3 वर्षों में क्या कर रही है, उन 3 वर्षों के लिए कुछ प्रश्न मेरे माननीय इस सरकार के लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हैं। मैं ये चाहूँगा कि वो इन सभी चीज़ों का जवाब हमें ज़रूर देंगे। अभी आपके ध्यान में रहे कि इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने रेवेन्यू विभाग के द्वारा इंडस्ट्री विभाग को जो ज़मीन दी गई है, उस ज़मीन का जो है चेंज इन लैंड यूज़ किया है, इलीगल चेंज ऑफ लैंड यूज़ किया है। उसके कारण से जो ज़मीन इंडस्ट्री के नाम थी, उस ज़मीन को इन्होंने उसकी लैंड यूज़ चेंज करके वहाँ पे बड़े बड़े होटल बने, बड़ी बड़ी इमारतें बने, और इस प्रकार का काम जो है इन लोगों ने उसके लिए किया है। और इसका एक उदाहरण नालागढ़ का भी है। 150 बीघे की जो वहाँ पे ज़मीन है, उसका जो चेंज ऑफ पर्पस है वो निचले अधिकारी कर रहे हैं, और उसमें हमें पता चला है कि बहुत बड़ा लगभग 16 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और ये लेन देन केवल एक ही जगह का नहीं है, बद्दी, बरोटी, नालागढ़, वहाँ पर आप जहाँ भी जाएंगे निचले स्तर के अधिकारियों ने जो लैंड ऑफ जो इसका चेंज ऑफ लैंड यूज़ है वो उसको किया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि इस प्रकार का काम उन्होंने क्यों किया। मेरा दूसरा प्रश्न उनके आगे ये है कि वो कहते हैं कि मैं प्रदेश को आगे लेके जाऊंगा, प्रदेश की गति, विकास की गति और आगे बढ़ेगी। क्या वो बताएंगे कि जो 770 कनाल जमीन नदौन में सीलिंग एक्ट की धज्जियां उड़ाकर जिसके ऊपर इन्होंने उसको हथियाया है, और जिस तहसीलदार ने उस गैर मुमकिन दरिया की किस्म को बदल कर ये सारा काम किया है, आज वही तहसीलदार इन्होंने अपने सीएम ऑफिस के अंदर उसको बिठाया है। क्या कारण है कि इस प्रकार के आरोप लगे हैं। आज भी अगर आप एसपी हमीरपुर के पास जाएंगे तो आपको उसकी रिपोर्टें जिंदा मिलेंगी, क्या कुछ उस समय हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इन सारे विषयों को बताने की कोशिश करेंगे। और आउटसोर्स के ऊपर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक जो कारपोरेशन है, उसके माध्यम से आउटसोर्स के ऊपर जो भर्ती हो रही है, उस आउटसोर्स के ऊपर जो भर्ती हो रही है, उसमें सारे का सारा आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से जाता है, और वहाँ पे गोपाल गौतम नाम का व्यक्ति है जो पिक एंड चूज करके मेरिट को दरकिनार करके वो सारे विषय के ऊपर वहाँ काम कर रहा है। और वहाँ पे ये जो आपके जो वहाँ पे जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन कंपनियों में न्यू विजन है, अल्क सोल्यूशन है, ये सब मित्रों की कंपनियां हैं, और इन मित्रों की कंपनियों के माध्यम से वहाँ पर इस प्रकार का ये जो घोटाला हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बोलेंगे। इसी प्रकार से ब्लड डग पार्क के बारे में भी आपने सुना होगा। हमारी सरकार ने ब्लड डग पार्क लेके आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि लगभग 10,000 युवाओं को जो वहाँ पे नौकरी मिलेगी। वहाँ पर भी एक 250 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है, और वो जो टेंडर है वो सीगल कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया गया है। सीगल कंपनी के नाम का इस्तेमाल करते हुए चंडीगढ़ की एक कंपनी ने बंदरवांट करके इस टेंडर को वहाँ पे लिया है, और इस टेंडर को लेने में बहुत से मंत्रियों के नाम वहाँ पे आ रहे हैं। किस प्रकार से वहाँ पे पूर्ण रूप से जो है भ्रष्टाचार हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि वो ये जो कुछ हुआ है यहाँ ब्लड डग पार्क, जो कि एक प्रकार से या हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें नौजवानों को नौकरी मिलनी थी, क्या कारण है कि 250 करोड़ रुपए का ये जो टेंडर है इसको ठीक तरीके से नहीं किया गया। जो इसकी
एवेल्युएशन कमेटी के जो अधिकारी थे, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लगाई थी, उन ऑब्जर्वेशंस को दरकिनार किया गया और दरकिनार करके जो टेंडर जो है वो दिया गया है। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। वहाँ पर 150 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट वहाँ पे की गई है। वैसे तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर TCIL, BECIL, रेलटेल कंपनियां जो हैं वो नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर ये सारा काम करती हैं, लेकिन इन्होंने जो फ्रेंडली कंपनियां बनाई हैं उसमें चिनार ग्रुप है, उसमें चावला डिजिटल है, इनके माध्यम से इन्होंने वहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट की है वो आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के अंदर वो सामान ही नहीं पहुंचा है जो प्रोक्योरमेंट की गई है। मैं एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें लग रहा है और हमें तो यह भी पता चला है इस प्रोक्योरमेंट के घोटाले का पैसा जो आपके अभी पीछे उपचुनाव हुए हैं, एक उच्च अधिकारी ने सारा पैसा इकट्ठा करके वहां पे दिया है। क्या ये सत्य है? अगर ये सच्चाई है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में इसकी छानबीन करेंगे? एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से सर्कल्स को तोड़ा गया है। आज आप रोज अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि एक्साइज पॉलिसी को किस तरीके से समय के ऊपर अमेंड किया जा रहा है, और जो बोटलिंग प्लांट्स हैं उन बोटलिंग प्लांट से क्या हफ्ता चल रहा है? क्या कोई बड़ा ऑफिसर इन सारे विषयों के अंदर इन्वॉल्व है? और कौन है ये हिमगिरी के गुप्ता और त्रिलोक सन की मैडम नरूला जो पिछले दिनों एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन लोगों ने एक ट्रक की जगह 4 ट्रक जो हैं वो शराब के जो वहाँ से निकाले हैं। और जिस समय ये घोटाला सामने आया और जिस समय प्रेशर पड़ा तो एक बहुत छोटा सा केस उनके ऊपर बना दिया गया और उसके अलावा उसको रफा दफा करने की कोशिश की। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक उच्च अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी संपर्क किया कि आप किसी भी प्रकार से इस बात को ना उठाएं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का जो उनके नाक के नीचे घोटाला हो रहा है, जिस विभाग के वो प्रमुख हैं, क्या वो इसके बारे में देखेंगे? इसी प्रकार से पहले ठेकेदार जिस समय काम लेता था तो ठेकेदार को काम लेने के बाद, काम करने के बाद उसको पैसा मिलता था। आज परिस्थितियां कितनी अजीब हैं कि ठेकेदार काम कर रहा है, ठेकेदार को काम करने के बाद नबार्ड में काम कर रहा है और नबार्ड में काम करने के बाद भी आज उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही। ये विभाग भी मान महाशय साहब के पास है, CM साहब के पास है, और CM साहब का कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसका नाम ही मिस्टर 1% पड़ गया है? ट्रेजरी से बिल क्लियर कराने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। वहाँ पे बड़े अधिकारी ट्रेजरी से जो बिल पास करवाने हैं उनसे पैसा मांग रहे हैं। बड़े बड़े ठेकेदार दुखी हैं और ठेकेदारों का ट्रेजरी से बिल बिना पैसे दिए निकलता नहीं है। इसी तरीके से शिमला रोपवे प्रोजेक्ट जो कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का है, और इस 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के अंदर केवल एक जो है वो आपको मतलब एक टेंडर के लिए एक ही एप्लीकेशन कंसिडर हुई है। और आपने पिछले दिनों कुछ समय पहले सुना होगा कि एक मंत्री हेलीकॉप्टर में आते हैं, दूसरे मंत्री के पास जाते हैं। तो ये 2000 करोड़ का जो घोटाला है, ये 2000 करोड़ रुपए की बात है। जे इसी को सेटल करने में लगे हुए हैं, इसी को सेटल करने के लिए कांग्रेस की प्रभारी लगी हुई हैं। और ये जो शिक्षा के अंदर जो घोटाला हो रहा है उसमें भी माननीय प्रभारी जी का पूर्ण हाथ है। क्या कारण है इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के जो बातें हो रही हैं उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी प्रकार का जवाब देने में सक्षम नहीं है? क्या कारण है कि युद्धवीर सिंह बैंस जैसा व्यक्ति जो शरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलता है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को 50 लाख रुपया नगद दिया है, अगर मुख्यमंत्री जी सच्चे हैं तो उसके बारे में कंट्राडिक्ट क्यों नहीं करते? माननीय मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर केस क्यों नहीं करते? कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? क्या कारण है कि शराब के ठेकों में हमने कारपोरेशन और बोर्ड्स को इन्वॉल्व कर लिया, और उन कारपोरेशन और बोर्ड्स को इन्वॉल्व करने के बाद
वो कारपोरेशन और बोर्ड 55 करोड़ से ज़्यादा घाटे में चले गए हैं। मैं सारे विषय आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इन सब विषयों को के ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए, और पिछली सरकार को कोसने के अलावा उनके पास कोई बात नहीं रही है। मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो विषय आज हमने उठाए हैं यहाँ पर, वो काफ़ी दिन के लिए हैं, वो इन विषयों के ऊपर स्पष्टीकरण दें। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दें, उनके ऊपर केस चलाएं, और सरकार जो है, जो वो सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, कहीं वो घेरते घेरते जो गड्ढा खोद रहे हैं उस गड्ढे में खुद ही ना चले जाएं। इन बातों को मैं चाहता हूं कि जो विषय हमने लिए हैं, इन विषयों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री गौर फरमाएंगे। धन्यवाद।